ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग बेटा। हम एज टू में आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आगे बढ़ते हैं, फिर लास्ट में एक बार फुल रिवीजन लेंगे क्योंकि ये पहला चैप्टर है। तो चैप्टर हमारा चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, डब्ल्यूआईपी भी होता है। और फिनिश गुड्स डब्ल्यूआईपी भी होता है, रॉ मटेरियल। अभी हमने पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स दो तरह के होते थे, परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड। दोनों हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन नहीं किए पर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और फिर पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। फिनिश गुड्स जिसकी जिसके लिए बेसिक रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। आपको पता है ना, जो मैंने आपको बताया था कुछ क्लास में, ये रूल जो बना है बेसिक AS2 का, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये रूल बना क्यों है आपको मैंने बताया था। AS2 में ऐसा रूल बना क्यों है ये हमने बताया था, पर शायद एक पेज में बताया, दूसरी में ना बताया हो। लॉजिक किसी को याद है कि इसका रूल क्या बताया था मैंने? व्हाई दिस रूल हैज बीन फ्रेम्ड बाय द फ्रेमर। जिसने भी रूल फ्रेम किया, AS2 जिसने बनाया, ICAI की बॉडी ने कुछ मेंबर से मिलकर रूल बनाए होंगे। क्यों बना, कैसे बन गया, इंटरनेशनली भी ये चलता है। क्यों बना होगा ये रूल, क्या सोचकर बनाया गया होगा? हर रूल के पीछे एक लॉजिक होता है। प्रूडेंस, सही बोल रही है ये? ओके। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट इग्नोर ऑल पॉसिबल गेन्स, है ना। हमें सारे पॉसिबल लॉसेस को रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन पॉसिबल प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना है। इसीलिए तो रूल बना है AS2 का। देखिए, हमने गुड्स, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। हमने गुड्स खरीदा, एक पीस की बात कर रहा हूं, 100 रुपए में खरीदा, 100 में खरीदा, वो परचेज में शामिल है। वो नहीं बिका, स्टॉक में है। इसकी सेल प्राइस 150 है, इसको हम 150 में बेचेंगे। इस 100 रुपए के पीस को अभी बेचा नहीं, स्टॉक में है, ये पीस अभी स्टॉक में है, अगले साल बिकेगा 150 में, तो कितना प्रॉफिट प्रोबेबल है? तो वो हम अभी से रिकॉग्नाइज कर ले या अगले साल ही करेंगे? एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो हम इसको 100 पे रखेंगे। इन्वेंट्री शुड बी कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज, ये ले से वैल्यूएशन 100 पे करेंगे। तो डेबिट भी 100 पर, क्रेडिट भी 100 पर, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इस साल ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, अगले साल होगा जो भी होगा, ये हम समझ चुके। लेकिन मान लो इसकी मार्केट वैल्यू घटकर 92 रुपीज रह गई है, मतलब ये बिकेगा तो 92 में से ज्यादा में नहीं बिकेगा, ये उसकी NRV रह गई। मार्केट वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू 92 रह गई। बताओ ये कितने में बिकेगा? 90। तो कितने का लॉस होगा? ये लॉस प्रोबेबल है कि नहीं? ये लॉस हुआ नहीं, होगा अगले साल ये 92 में बिकेगा, तब लॉस 8 का होगा। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है कि नहीं लॉस की है। तो क्या किया जाए? एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, कहते हैं कि एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी, ये 100 की चीज 92 में रह गई है, 8 रुपए का एंटिसिपेटेड लॉस है, प्रोबेबल लॉस है, तो हमें इस प्रोबेबल दैट इज एंटिसिपेटेड लॉस को प्रोवाइड फॉर करना चाहिए। तो हम लॉस इसको किस पे बुक कर लेंगे? तो अपने आप 100 डेबिट, कॉस्ट डेबिट, मार्केट प्राइस क्रेडिट, अपने आप लॉस डेबिट कितने का आ गया? 100 रुपए डेबिट, 92 क्रेडिट, अपने आप डेबिट कितने की आ गई? बताइए, 8 रुपए का लॉस, इट्स एस्टिमेटेड। प्रोविजन बन गया कि नहीं बन गया? प्रॉफिट अपने आप 8 रुपए से कम होकर आएगा। इज इट क्लियर? 8 रुपए डेबिट मतलब प्रॉफिट 8 से कम होकर आएगा, और वही तो हम चाहते हैं, कलेक्ट। तो ये AS2 का रूल क्यों बना, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो वो तो एक बेसिक था कि ये रूल क्यों बना। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया रिवीजन रिवीजन। अब हम आते हैं वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। जो गुड्स बन रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को हम बोलते हैं, क्या बोला था हमने? असेट्स।
इसकी डेफिनेशन क्या थी? असेट्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो असेट है जो अभी बन रही है, अभी बना नहीं, पर बनने के बाद इसको बेचने का इरादा है, वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने का इरादा है, तो इस वर्क इन प्रोग्रेस को कहा जाता है इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री की कैटेगरी में आता है। अब इन्वेंट्री की कैटेगरी में तो आ गया, अब अगला क्वेश्चन इसका वैल्यूएशन कैसे हो। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये न फिनिश गुड्स है न रॉ मटेरियल, बीच की चीज है। अब क्या इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे, इसकी बहुत ही यूनिक प्रोसीजर है जो हमने मतलब आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। अभी जो मैंने पढ़ाया ना फिनिश गुड्स, उसमें कुछ नया नहीं था। कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज, बस कॉस्ट निकालना मैंने सिखा दिया, कुछ नया नहीं बताया, और एनआरवी निकालना सिखा दिया, उसमें भी कुछ खास नहीं था। लेकिन ये जो है ये काफी खास है। हम पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। तो हमारा आज का फंडा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री, इसका वैल्यूएशन कैसे हो, ये हमारा आज का फंडामेंटल है। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस का हम करेंगे वैल्यूएशन। जिस पर काम तो शुरू कर दिया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो सेल अभी होने लायक नहीं है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें। डब्ल्यूआईपी का मीनिंग तो आप अच्छे से जानते हैं, जिस पर काम शुरू हो गया पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कई सारे एग्जांपल डब्ल्यूआईपी के हो सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको एग्जांपल देना चाहिए। आप समझ सकते हैं एग्जांपल डब्ल्यूआईपी मतलब जो बनना शुरू हुआ है पर अभी फिनिश नहीं हुआ, न वो रॉ मटेरियल रहा न वो फिनिश गुड्स रहा। रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस बीच की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं, उस बीच की जो स्टेज होती है डब्ल्यूआईपी। अब वैल्यूएशन कैसे करें उस डब्ल्यूआईपी का? देखिए डब्ल्यूआईपी भी फिनिश गुड्स से मिलता जुलता है, बस फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल है एंड इट इज नॉट रेडी फॉर सेल, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी, इट इज प्रोड्यूस विद इंटेंशन टू बी सोल्ड। मतलब पर्पस तो इसको बेचना ही है ना, बेचना ही पर्पस है, तो इसकी भी रियलाइजेबल वैल्यू को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पर्पस बेचना है तो रियलाइजेबल वैल्यू से हमें मतलब रखना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो गुड्स बन रहा है क्या वो स्टेज पर बिकता है? क्या वो स्टेज पर कभी सेल हो सकता है? नो। जनरली ऑर्डिनरीली जो गुड्स बन रहा होता है वो उस स्टेज पर नहीं बिकता, बनने के बाद बिकता है। एक तो रॉमल बिक सकता है, एक फिनिश गुड्स बिक सकता है, बीच की स्टेज में गुड्स नहीं बिक सकता। करेक्ट। अब देखिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। मान लीजिए क्लॉथ है, कपड़ा, ये तो बिक सकता है, बिकता है। या इससे बनने वाला शर्ट बिक सकता है, ये है रॉ मटेरियल, ये है फिनिश गुड्स। ये रॉ मटेरियल है, ये हमारा प्रोडक्ट शर्ट है, तो क्लॉथ हमारे लिए रॉ मटेरियल है। अब इसके बीच में वर्कर ने क्या किया, इस कपड़े को कट कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके कट करके रख दिया, कटिंग करके रख दी कपड़े की। समझते हो कटिंग करके रखी हुई है? आई थिंक कभी कभी तो आपने देखा होगा, पर वैसे जब से जमाना है रेडीमेड्स का, आपने कभी टेलर के पास नहीं गए होंगे। टेलर क्या होता है पता है? क्योंकि आपने तो शर्ट देखा होगा कि हमेशा वो दुकान पे मिलता है। अरे भाई दुकान पे बनने के पहले उसकी कटिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है। मुझे लगता है इतना तो आप समझदार हैं कि जानते होंगे। तो बेटा कपड़ा कटिंग हो गए, अब कटिंग करके जो अपने टेलर मास्टर ने कटिंग करके कपड़ा रखा हुआ है, क्या अब ये कपड़ा बिक सकता है? ये कटिंग किया हुआ कपड़ा बिकेगा? बिकेगा तो रद्दी के भाव, चिंदी के भाव बिकेगा। सफाई के लिए कोई क्यों बेचेगा कोई इतना महंगा कपड़ा? तो इट इज अब ये सेलेबल नहीं रहा, पर है वर्क इन प्रोग्रेस। इस पर मटेरियल लग चुका, क्योंकि कपड़े को ही तो कटिंग की गई, इस पर कटिंग की लेबर भी लग चुकी, कटिंग की लेबर लग चुकी, और जब कटिंग हो रही थी तो कुछ फैक्ट्री ओवर भी लग गए, तो इसमें मटेरियल लग गया, लेबर थोड़ा लग गया कटिंग का, थोड़ी फैक्ट्री ओवर भी लग गई। जब कटिंग हो रही थी तब फैक्ट्री के ओवर भी लग रहे थे, तो ये हमारा WIP है। अब प्रॉब्लम ये है, ये WIP अभी सेलेबल कंडीशन में नहीं है, लेकिन अबाउट टू सेल है, इसका इंटेंशन टू सेल करने का है। तो इसके लिए S2 कहता है, इसको वैल्यू करो कॉस्ट और NRV विचएवर इज रियलाइजेबल वैल्यू।
अरे बाबा, रियलाइजेबल वैल्यू तो होती नहीं, जब बिकता ही नहीं तो रियलाइजेबल वैल्यू कैसे होगी? पर हम निकालेंगे एक यूनिक वे में, किस तरह से निकलेगी रियलाइजेबल वैल्यू देखेगा। बहुत ही यूनिक है, स्पेशल है, लॉजिकल है, और हमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसको बजाय कि मैं इसका टेक्स्ट लिखवाऊं, पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से क्लियर करके फिर इसका लिखेंगे। तो एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल। हो सकता है आप कोई एग्जांपल क्लिक कर जाए इसका सॉल्यूशन एग्जांपल देखकर, ठीक है। मैं यहां पे लेता हूं कॉस्ट इनकर्ड एट 70% stage of completion, cost incurred at 70% stage of completion, rupees 1400। 1400 रुपये कॉस्ट लग चुकी है, लेकिन अभी काम कितना परसेंट हुआ है? 70% काम हुआ है। मतलब ये फिनिश गुड्स नहीं है, बल्कि रॉ मटेरियल भी नहीं है, WIP है। ये उसको बनाने में अभी तक 1400 रुपये 1400 की कॉस्ट इनकर हो चुकी है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, selling price of finished goods is rupees 2500। selling price of finished goods is 2500। अब आई थिंक फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ अबो इन्वेंट्री। फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ अबो इन्वेंट्री। हमें इस इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। सॉल्यूशन, अब बस डिटेल यही है, और हमारा रूल क्या है? एस पर एस टू WIP should be valued at cost or NRV which ever is less। बस यहां हमको रूल वही लगाना है, लेकिन रूल को माइंड अप्लाई करके लगाना है। रूल लगाएंगे वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, लेकिन हम लॉजिक के साथ, विद द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। दिमाग हम सभी के पास होता है, बस होना ये कि हम उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं। चलिए, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब देखिए बेटा, यहां पर हमको कॉस्ट तो पता ही है। कॉस्ट क्या लग चुकी? कॉस्ट 1400 नो डाउट गिवन है, कॉस्ट गिवन है 1400। ये जो अभी तक जिस तरह इस पर लग चुका मटेरियल, जो लग चुकी इस पर लेबर, कुछ लग चुकी है फैक्ट्री ओवरहेड, सब मिलाकर आपको कॉस्ट गिवन है। अब हमको चाहिए इसकी एनआरवी, बस यहां दिमाग लगाना है। अब यहां पर जो तरीका बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे बता ही देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्वेश्चन में एनआरवी दी है, ये 70% स्टेज की एनआरवी है या 100% स्टेज की एनआरवी है? ये 100% की स्टेज की एनआरवी है, और हमें चाहिए एनआरवी किस स्टेज की? ये कॉस्ट 70% तक की है, 70% कंप्लीशन है। ये कॉस्ट 70% कंप्लीशन की है क्या? और ये 2500 में रख दूं एनआरवी फिनिश गुड्स, ये तो 100% की है। तो क्या ये कंपेरेबल है? नो नो नो, ये तो हम ऐसा तो सोच भी नहीं सकते, गलत है ये। तो क्या करूं मैं? देखिए, उसका एक तरीका है जो एस ने बताया है। क्या करें एनआरवी के लिए? आप यहां एनआरवी के लिए क्या कीजिए,
सेल्स वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स लीजिए, शुरुआत इससे कीजिए, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 2500। पर इसको हमें क्या क्या करना है, सेल वैल्यू ऑफ WIP में लाना है इसको, किसी भी करके सेल वैल्यू ऑफ WIP पे लाना है, जो सेल वैल्यू फिनिश गुड्स की है, क्योंकि इसकी WIP की एग्जैक्टली कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इस स्टेज पर प्रोडक्ट नहीं बिकता, फिनिश गुड्स होने के बाद ही बिकता है। इनकम्प्लीट स्टेज में प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो इनकम्प्लीट स्टेज की सेल वैल्यू कभी नहीं गिवन होगी। हमेशा सेल वैल्यू किसकी गिवन होगी? फिनिश गुड्स की दी होगी। अब उसको आपने जुगाड़ करके लॉजिक लगाकर हमें उसको सेल वैल्यू ऑफ WIP तक लाना है। तो क्या कहा, प्रॉब्लम क्या है, इसको सेल वैल्यू ऑफ WIP की जितना नजदीक तक ला सको लाओ। तो क्या करो बेटा, इसमें मतलब हम वो आपकी यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते कि 100% की इतनी वैल्यू तो 70% की कितनी वैल्यू। एक होती है यूनिटरी मेथड ना, कि ये 2500 किसकी वैल्यू है, 100% की इतनी वैल्यू तो 70% की कितनी वैल्यू। ऐसी जुगाड़ नहीं लगा सकते, ये गलत होगा। ये यूनिटरी मेथड यहाँ अप्लाई नहीं होगी, इसमें ये परमिसिबल नहीं है। तो क्या मेथड परमिसिबल है, क्या तरीका यूज करें, इसके लिए क्या करना है देखो। आपको पता है इसके अंदर ये क्या है, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब 70% प्लस 30% की कॉस्ट प्लस 70% कॉस्ट जो लग चुकी, 30% कॉस्ट जो लगने वाली है, मिलकर क्या आ जाती है 100% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो क्या आता है सेल प्राइस। आपकी सेल प्राइस में क्या आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी, क्योंकि ये सेल वैल्यू फिनिश गुड्स की है, तो कॉस्ट मतलब 100% की कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 70% प्लस 30%, 100% की कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल प्राइस। अब यहाँ पर क्या किया जाए, क्या किया जाए कि हम सेल वैल्यू ऑफ WIP तक पहुंच जाए। तो एस कहता है सिर्फ क्या करो, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचूं, क्या इसमें से कुछ करूं जुगाड़ कि मैं इस सेल वैल्यू ऑफ WIP तक पहुंच जाऊं। यस, जो कॉस्ट लगी है वो 1400 कितने परसेंट की है, 70% की इतनी, तो 30% की कितनी कॉस्ट और लगेगी, बोलो। इसको कंप्लीट करने में कितनी कॉस्ट और एस्टिमेटेड है, 600 की कॉस्ट ये है। ये कौन सी कॉस्ट है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट कितनी 600। बेटा अब क्या करूं मैं, ये 600 को लेस कर दूं, 600 को मैं लेस कर दूं तो क्या आएगा 1900। इसको ये एस मान लेता है सेल वैल्यू ऑफ WIP। किसकी सेल वैल्यू, WIP की सेल वैल्यू इसको मान लेता है। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स में से क्या लेस कर दो, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, मतलब कितनी कॉस्ट और लगने वाली है। तो हमने 600 लेस कर दिया, तो 1900 क्या आ गया, सेल वैल्यू कहाँ की, किस स्टेज की। आप आपको इससे समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा। जब तक आप ये 30% ये हमने लेस क्यों किया, उसका लॉजिक क्या है बताइए। इस फिनिश गुड्स में क्या क्या शामिल है, इसके स्ट्रक्चर पे जाओ। इसमें शामिल है 100% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट तुमको पता नहीं, प्रॉफिट तो पता नहीं, वो तो हम लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉस्ट जरूर पता है। कौन सी कॉस्ट, 70% कॉस्ट जो लग चुकी, 30% कॉस्ट जो लगने वाली है। तो 30% क्या है, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, वो लेस कर दो। तो ये सेल वैल्यू आ गई WIP की। तो आपको अब क्या करना है, कॉस्ट और NRV विचर इज लेस, क्या कम है, NRV कितनी आ गई, यही है NRV, यही है NRV। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, क्या कम है, विच एवर इज लोअर, दैट इज 1400, दैट इज 1400। एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको शायद और कुछ क्लियरिटी आ सकती है। इसको लिख लिया आपने, बोलिए। वो मैंने एस्टिमेट किया है, अभी यदि क्वेश्चन में दिया होगा तो वो ले लेंगे, न दिया हो तो क्या करेंगे, दिया होगा तो हम वो ले लेंगे, न दिया हो तो मानना पड़ेगा 70% में इतनी लगी है, तो 30% में कितना और लगेगी। पर मैं आपको अगले क्वेश्चन में देने वाला हूँ।
नहीं दिया होगा तो ऐसा करना पड़ेगा, दिया होगा तो फिर तो वही लेंगे जो कॉस्ट। आपका कहना सही है कि रिमेनिंग 30% पे कॉस्ट वही लेके जरूरी नहीं है। कॉस्ट और एनआरवी, फिनिश गुड्स की एनआरवी दी होगी, उसको हमें डब्ल्यूआईपी के एनआरवी तक लाने के लिए इसमें जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लेस कर देना चाहिए। तो हम निकालेंगे सेल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। ऊपर लिखा है मैंने सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 2500, फिर लिखा है टोटल कॉस्ट दैट इज 70% प्लस 30% मिलाकर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को मिलाकर के आती है। सेल वैल्यू कैसे आती है वो मैंने बता दिया। हाउ द सेल वैल्यू हैज बीन अराइव्ड एट, किस तरह से सेल वैल्यू निकाली गई होगी। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट मीन्स 30% कॉस्ट प्लस 30% 70% कॉस्ट प्लस 30% कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यदि 70% की कॉस्ट 1400 है तो 30% की कॉस्ट कितनी लगेगी, ये है फर्दर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, फ्यूचर में कॉस्ट क्या लगने वाली है टू कंप्लीट इट। और इससे क्या मिलेगी, डब्ल्यूआईपी, सेल वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल आपको इससे ज़्यादा क्लियर आ सकती है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड एट 65% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट इनकर्ड एट 65% स्टेज ऑफ कंप्लीशन। 65% स्टेज पर कितनी कॉस्ट लग चुकी है, वो है ₹3800। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर मतलब जो लग चुकी है उसके अलावा, फर्दर एक्स्ट्रा एडिशनल, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट estimated to be incurred to complete the product, to complete the product, वो है ₹1400। बचे हुए 35% वर्क को कंप्लीट करने के लिए 1400 की फर्दर कॉस्ट भी अभी एस्टिमेटेड है, इतनी कॉस्ट अभी और लगेगी। तो 3800 लग चुकी है 65% वर्क कंप्लीट करने की, और बचे हुए 35% के लिए 1400 की कॉस्ट और लगेगी, तब जाके टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3000 4000, टोटल कॉस्ट होगी 5200 विल बी टोटल एस्टिमेट कॉस्ट। अच्छा, अब क्या चाहिए आपको, फिनिश सेल वैल्यू। क्या सेल वैल्यू 65% की हो सकती है? क्या 65% की मार्केट में कोई एनआरवी मिल सकती है कि क्या प्रोडक्ट इस स्टेज पे बिक सकता है? इस स्टेज पर, इस स्टेज की सेल वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस स्टेज पर मार्केट में प्रोडक्ट बिकता ही नहीं। तो फिर सेल वैल्यू किसकी अवेलेबल रहेगी हमेशा? हमेशा फिनिश गुड्स की। केक बन रहा है, अब केक में उसने मटेरियल डालकर केक को अभी उस पर मटेरियल लगाया है, अभी उसको बेकिंग के लिए रखना बाकी है, पर उसने मटेरियल मिक्स कर दिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अब क्या वो केक उस स्टेज पे बिक सकता है? नहीं बिक सकता। तो उस केस में इनकम्प्लीट स्टेज की एनआरवी कभी नहीं मिलेगी, आपको एनआरवी के लिए जुगाड़ लगानी पड़ेगी। वो जुगाड़ हमको AS2 ने बता रखी है। क्या सेल वैल्यू किसकी मिलेगी हमेशा? सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स मिलेगी हमेशा। वो मैं लेता हूँ ₹50 या 5000। सेल वैल्यू मैंने ले ली है फिनिश गुड्स की 5000। अब यहाँ पर सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन में हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी, वैल्यू ऑफ डब्ल्यूआईपी। एक तो कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी मतलब 865% स्टेज, इसी का वैल्यूएशन करना है, इसी का, फिनिश गुड्स का नहीं, इसी स्टेज का। इस पर कॉस्ट लग चुकी है 3800, तो कॉस्ट है, हमें चाहिए
एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी। हमें एनआरवी डब्ल्यूआईपी की चाहिए, जबकि हमें एनआरवी दी हुई है फिनिश गुड्स की। इसमें मैं काम करता हूं, सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, ब्रोकरेज ऑन सेल में लेता हूं 2% की ब्रोकरेज लगेगी। बेचेंगे तो 2% ब्रोकर को देना पड़ेगा, 2% देनी पड़ेगी ब्रोकरेज। ये भी हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन में डाल दिया 2% ब्रोकरेज है ऑन सेल। तो बताइए हमें एनआरवी चाहिए डब्ल्यूआईपी की, पर क्वेश्चन में एनआरवी किसकी मिलेगी और दी हुई भी फिनिश गुड्स की। तो मैं इसको क्या करूं, यहां पे मैं लेता हूं सेल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितनी 5000 है। ये ग्रॉस सेल वैल्यू है या नेट? ग्रॉस है, इसमें से कमीशन ब्रोकरेज घटना, इसमें से लेस की जाए ब्रोकरेज, बिकेगा तो ब्रोकरेज भी लगेगी। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 2% से कितनी 100, यही एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स 4900 एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स की है। वैल्यूएशन फिनिश गुड्स का करना होता तो ये एनआरवी काम की थी, पर वैल्यूएशन तो डब्ल्यूआईपी का करना है और ये एनआरवी फिनिश गुड्स की है। इसको कैसे जुगाड़ लगाकर यहां पर एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी कैसे निकाली जाए, इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर में समझा चुका हूं। इसमें क्या क्या शामिल है, फिनिश गुड्स में क्या क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलकर सेल प्राइस आती है। प्रॉफिट तो हमको पता नहीं, ना दिया होगा, ना पता है, ना हमको कभी क्वेश्चन मिलेगा, तो हम प्रॉफिट तो लेस नहीं कर सकते। क्या करें, और प्रॉफिट लेस कर देंगे तो वो तो कॉस्ट जाएगी। हम तो एनआरवी चाहते हैं, मार्केट प्राइस चाहते हैं। बताइए क्या करूं, ये कॉस्ट कितने परसेंट है, 65% की कॉस्ट भी इसमें शामिल है और 35% की कॉस्ट भी मिलाकर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। इसके में एनआरवी के यहां तक नजदीक पहुंचने के लिए क्या चीज पता है जो हम लेस कर सकते हैं। जो पता है वो लेस कर दो, जो पता नहीं है वो लेस मत करो। जो पता है वो लेस कर दो। क्या पता है आपको इसमें से, क्या पता है इसमें से? आपको 65% कॉस्ट भी पता है और 35% की कॉस्ट भी पता है। 35 तो क्या करूं, जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लेस कर दूं, बराबर। तो हमें किसकी एनआरवी मिल जाएगी, 65% की एनआरवी मिलेगी। वही तरीका है और कोई तरीका, तो यहां पर मैं लिस्ट कर दूं एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट इट। कितने, क्या इसको समझाऊं एक बार फिर से और? देखिए बेटा, 65% प्लस 35% मिलाकर क्या आती है, टोटल कॉस्ट। इसमें क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट, तो क्या आती है, सेल्स प्राइस। मैं रफ पे लिख रहा हूं स्पीड से, सेल प्राइस। हमको ये किसकी है, फिनिश गुड्स की, जबकि हमको चाहिए डब्ल्यूआईपी की। मुझे इस 65% में प्रॉफिट जोड़कर ये मुझे एनआरवी चाहिए थी। हमें ये वाली एनआरवी चाहिए, पर हमें गिवन कौन सी वाली एनआरवी है, ये वाली एनआरवी गिवन है। तो मैं क्या करूं बताओ, बताइए। अब जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। मैं ज्यादा टाइम अब नहीं दे पाऊंगा इससे ज्यादा। देखिए आपको ये वाली एनआरवी दी है, इसमें क्या क्या शामिल है, टोटल कॉस्ट प्लस, जबकि आपको चाहिए क्या था, 65% की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चाहिए था, कि 100% कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चाहिए था। एनआरवी आपको चाहिए थी ये वाली, तो कॉस्ट कौन सी चाहिए थी, 65% वाली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ये वाली एनआरवी चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए, पर आपको दी हुई ये है। तो क्या करूं, इसमें से क्या जुगाड़ लगाऊं कि मैं यहां पहुंच जाऊं। इसमें क्या क्या शामिल है जो आपको नहीं चाहिए था। इसमें फिर से आपको एनआरवी इसकी चाहिए, तो क्या क्या चाहिए था, कॉस्ट कितनी लूं, ये इसकी एनआरवी निकालने के लिए कॉस्ट कौन सी लूं, फुल या 65% प्लस प्रॉफिट।
प्रॉफिट तो जोड़ना पड़ेगा ना एनआरवी निकालने के लिए। तो कॉस्ट कितनी लेनी थी? 65%। पर हमारी इस एनआरवी इसमें गिवन एनआरवी में कॉस्ट कितनी जुड़ी हुई है? तो हम क्या करें, 35% कॉस्ट इसमें से लेस कर देंगे तो हम एनआरवी के नजदीक तक पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा समझाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये मैक्सिमम है जो मैंने बता दिया, बस आप लेस कर दो। क्या लेस कर दो इसमें से? 1400। कितना आया? 3500। तो बताओ यदि ये प्रोडक्ट डब्ल्यूआईपी की स्टेट में बेचने जाओ तो कितना मिल पाएगा, जबकि आप कॉस्ट कितनी लगा चुके हो? तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज less, that is 3500। हमें इस डब्ल्यूआईपी को 3500 पर वैल्यू करना होगा। हाँ बेटा, वो 38 आएगी ना अलग अलग, क्योंकि मटेरियल महंगा हो सकता है। अब बाद वाले वर्क में लेबर ज़्यादा लग सकती है, ऐसा प्रोपोर्शन नहीं कर सकती। वो तो मैंने पिछली केस में नहीं दी थी इसलिए किया था। 65% में इतनी कॉस्ट, तो 35% में कितनी कॉस्ट नहीं निकाल सकती, क्योंकि हो सकता है अब जो कॉस्ट लगने वाली है वो ज़्यादा अलग तरह का मटेरियल लगने वाला है, महंगा लगने वाला है, लेबर अलग तरह की लगने वाली है, महंगाई बढ़ गई होगी, जो भी है। हम कुछ नहीं कह सकते कि 65% में इतनी तो 35 में कितनी, ये कोई लॉजिकल नहीं है। बस इस तरह से ये है वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। ओके, हाँ, जब दिया होगा तब ये लेंगे, जब दिया था तो वो लिया, जब नहीं दिया था तो निकाल लिया। ये था वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी। इसमें इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आता एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। लिखिए वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ बेटा, उसमें वो प्रॉफिट नहीं लेस कर पाएंगे ना, प्रॉफिट उसमें 100% जुड़ा है तो वो नहीं लेस कर पाएंगे। वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल लॉजिकल है। पहली चीज, क्या रॉ मटेरियल की कोई रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है? क्योंकि हम रॉ मटेरियल को कभी बेचने का इरादा नहीं रखते। किस किस का रख सकते हैं? फिनिश गुड्स का रखते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो इन्वेंटरी होता है। और एक डब्ल्यूआईपी, प्रोडक्शन इन प्रोसेस टू बी सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दोनों चीजें में सेल वैल्यू होती है, एनआरवी होती है, लेकिन रॉ मटेरियल को दोनों हेल्ड फॉर सेल होते हैं। फिनिश गुड्स तो हेल्ड फॉर सेल है ही, डब्ल्यूआईपी को भी हम बनाकर बेचने ही वाले हैं। दोनों की सेल वैल्यू होती है, दोनों की एनआरवी होती है, लेकिन रॉ मटेरियल को हेल्ड फॉर कंजम्पशन है या हेल्ड फॉर सेल है? हेल्ड फॉर कंजम्पशन है। हाँ, उस रॉ मटेरियल से बनाने वाले क्या है? फिनिश गुड्स। वो फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू होती है, पर रॉ मटेरियल इटसेल्फ की कोई सेल वैल्यू नहीं होती, उसकी होती है कुछ और। वो देखते हैं, समझते हैं। तो इसके अंदर भी लॉजिक है। इसमें मैंने आपको अभी बताया नहीं, अब पहली बार तो हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, ये तो तय है, देयर इज, क्या लिखेंगे इसके लिए लॉजिक? देयर विल बी नो एनआरवी फॉर रॉ मटेरियल because it is held for consumption and not for sale। मैंने पूरा नहीं लिखाया, हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन, वो नहीं लिखाया, इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो मैंने नहीं लिखाया टाइम बचाने के लिए। हम इसको कंज्यूम करने के लिए रखते हैं, सेल करने के लिए नहीं रखते, नॉट फॉर सेल। जब इसको नॉट फॉर सेल है तो इसकी एनआरवी नहीं होती, मैंने लिखवा दिया। ये बेटा अभी हम समझ जाते हैं, अभी याद भी रहता है, लेकिन फ्यूचर में हम भूल जाएंगे, तब ये सब चीज़ें आपके पास लिखी होंगी। तो आप रिवाइज करते वक्त लॉजिक भी आप रिवाइज करेंगे तो आपके पास लिखा होना चाहिए, इसलिए इसकी एनआरवी नहीं होती। तो फिर क्या होती है? सिर्फ कॉस्ट, एक तो कॉस्ट होती है, एक तो कॉस्ट होती है, और एक मैं आपको बताने वाला हूँ रिप्लेसमेंट प्राइस। मतलब वही चीज, वही रॉ मटेरियल आज खरीदने जाएं
31 मार्च को ईयर एंड में खरीदने जाएं तो मार्केट में कितने में उसे खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेस करना मतलब उसको हटाकर नया लाना, उसको हटाकर, यदि यदि ये डिजिटल पेन है, ये डिजिटल पेन है, इसको मैंने खरीदा था 10,000 में फॉर एग्जांपल, तो ये उसकी होगी कॉस्ट। पर मार्केट में आज ये मैं खरीदने जाऊं तो मुझे पेन 12 से कम में नहीं मिलेगा, तो इसकी रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होगी? मैं इस पुराने प्लेन को नए प्लेन से रिप्लेस करने जाऊं डिजिटल पेन को, तो मुझे नया पेन 12 में मिलेगा, तो 12,000 क्या हो गई? पुराने को हटाकर नया लाना मतलब रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट प्राइस। मतलब करंट मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस क्या चल रही है 31 मार्च को, वो रॉ मटेरियल कितने में अवेलेबल है, कितने में हम परचेस कर सकते हैं, करंट परचेस प्राइस को कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। तो यहाँ पर मीनिंग लिखिए, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब लिखिए यहाँ पर, रिप्लेसमेंट प्राइस करंट परचेस प्राइस of raw material on date of valuation, on date of valuation, that is balance sheet date, क्योंकि जनरली बैलेंस शीट डेट को ही वैल्यूएशन होता है। बैलेंस शीट डेट को जनरली 31 मार्च को जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है, मार्केट में कितने में खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेस करना मतलब पुराने की जगह नया लाना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। क्या मैं रिप्लेसमेंट का मीनिंग भी लिखाऊं? रिप्लेस मीन्स परचेज न्यू वन इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, लिखा दूं। रिप्लेसमेंट प्राइस के पहले रिप्लेसमेंट भी समझाओ सर। परचेज ऑफ न्यू वन इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, पुराने को हटाकर पुराने की जगह पर नया लाना, वो है रिप्लेसमेंट करना। हम ये पहली बार जब मैंने पेन खरीदा होगा तो मैं इसको रिप्लेस करना नहीं कहूंगा, सिर्फ परचेस कहूंगा। लेकिन दूसरी बार, यार ये पुराना पेन अब ठीक से काम नहीं करता है, काम तो कर रहा है पर ठीक नहीं कर रहा, तो क्या करूं? इसको हटाकर नया लाऊं। तो मैंने क्या किया, इस प्लेन को नए पेन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया रिप्लेसमेंट प्राइस। और एक मैंने रिप्लेसमेंट का मतलब बता दिया, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब बता दिया। अब हम लॉजिक पर आते हैं, बहुत ही लॉजिकल है। यहां पर लॉजिक तो है, वो रॉ मटेरियल जो रखा है हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इन प्रोवाइडिंग, किसी प्रोडक्ट को बनाने या सर्विसेज देने के लिए जो हमने रॉ मटेरियल रख रखा है कंजम्पशन के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। टू बी हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, हेल्ड फॉर कंजम्पशन, बार बार बोले जा रहा हूं, पता नहीं क्या मतलब है इसका। अब हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स टू बी सोल्ड इन, वो गुड्स बनाने वाले हैं सेल करने के पर्पज से। अब वो जो गुड्स बनने वाला है, वो जो गुड्स बनने वाला है इस रॉ मटेरियल से, यदि उसमें लॉस एक्सपेक्टेड है, वो रॉ मटेरियल जो हमारे पास स्टॉक में है अभी रखा हुआ है कंजम्पशन के लिए, जिससे हम फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं, पर जो फिनिश गुड्स बनने वाला है उस रॉ मटेरियल से, वो लॉस पर बिकेगा, ये संभावना है। यदि ऐसा है कि वो रॉ मटेरियल जो हमारे स्टॉक में है जिससे हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, पर वो प्रोडक्ट एस्टिमेटेड है, प्रोबेबल है कि वो लॉस पर बिकेगा, वो लॉस पर बिकेगा, ऐसा एस्टिमेटेड है, तो अब मतलब लॉस होने की संभावना हो गई है। ठीक है भाई, लॉस की संभावना हो गई, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हमने खरीदा था 20 रुपीज पर केजी में, जिससे हम फिनिश गुड्स बनाने वाले थे, और वो फिनिश गुड्स बिकने वाला था, पर ये पता पड़ा कि यार वो फिनिश गुड्स बनाकर बेचेंगे ना तो लॉस होगा। तो जो 20 रुपए का रॉ मटेरियल रखा है मार्केट में, उसके रेट
20 रह गए होंगे या ज्यादा बढ़ गए होंगे या कम हो गए होंगे, जबकि उससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस पर लॉस प्रोबेबल है। तो क्या लगता है कि वो रॉ मटेरियल जो हमने 20 में खरीदा था उसके रेट 20 रह गए होंगे, 20 ही इंटैक्ट होंगे, या 20 से 22 23 24 रुपया 25 रुपया पर केजी हो गए होंगे, या 18 17 रुपया पर केजी हो गए होंगे? क्या लगता है? कॉमन सेंस से बताइए, क्योंकि उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनने वाला है वो लॉस पर बिकेगा, ये संभावना दिख रही है। मार्केट में रॉ मटेरियल के रेट कम हो गए होंगे। क्यों कम हो गए होंगे? कोई नया व्यक्ति जो रॉ मटेरियल मार्केट में है वो खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। और बनाने पे तो क्या हो रहा है? तो अब कोई व्यक्ति वो रॉ मटेरियल मार्केट में डिमांड उसकी रॉ मटेरियल की कम हो गई होगी, यदि रॉ मटेरियल की डिमांड कम हो गई होगी तो मार्केट रेट कम हो गए होंगे। मान लो क्वेश्चन रेट दे रखा है कि 20 में जो खरीदा था आज उसको खरीदने जाएं तो वो 17 रुपए में मिल सकता है, 17 रुपीज में मिल सकता है। हमने कितने में खरीद के प्रोडक्ट रखा है और आज रेट कितने रह गए? आज ये स्टॉक में नहीं होता तो हम कितने में खरीद सकते थे? 17 में खरीद सकते थे। रॉ मटेरियल की जो हमने जल्दी परचेस कर ली उसकी वजह से कितना लॉस हो गया। आज ये खरीदा हुआ नहीं होता तो हम इसको 17 में खरीदते, 20 में क्यों खरीदते? आज 17 में अवेलेबल है और आपने 20 में खरीद कर प्रोडक्ट रखा है, तो 3 रुपए का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? ये लॉस एस्टिमेटेड हो गया कि नहीं हो गया? तो एस कहता है इस लॉस को प्रोवाइड फॉर करो। स्टॉक खरीदा 20 में था, उसको वैल्यू कितने पे करो? 17 पे करो। उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस पे करो। 20 आपने रॉ मटेरियल परचेस कितने में किया है? 20 पर। स्टॉक में कितने में दिखाओगे? 17 पर। अपने का अपने आप 3 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया? हमने एस्टिमेटेड लॉसेस को प्रोवाइड फॉर कर दिया। बहुत अलग एंगल से सोचा गया। ये आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार समझ रहे हो, ये बिल्कुल यूनिक है। पर AS3 यही कहता है कि यदि वो रॉ मटेरियल को कब करना चाहिए? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस। कब करना चाहिए ऐसा? कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लेस पे कब करना चाहिए? जब उससे जो फिनिश गुड्स बनने वाला है उसके मार्केट उसके फिनिश गुड्स पर प्रोबेबल लॉस है। तो आप इस इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को वैल्यू करो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पर। लेकिन यदि उस फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट होने वाला है, उस पर प्रॉफिट होने वाला है, तो फिर आपको NRV देखनी। जब प्रॉफिट होने वाला है तो आपको फिर अब NRV देखने की जरूरत नहीं है। फिर इन्वेंट्री को कॉस्ट पे कैरी करो। 20 पे खरीदी, 20 पे चलने दो, आपको NRV देखने की जरूरत नहीं है। तो NRV कॉस्ट और NRV वाला फंडा कब लगेगा? इफ there is a expected loss on sale of finished goods, then we have to value inventory of raw material at cost or NRV whichever is less। लिख लें इसको तो लिखो, बहुत ही स्पेशल फंडा है, लिखना पड़ेगा। S पर S2, S पर S2, if there is expected profit on sale of finished goods। कौन सा फिनिश गुड्स? ये लिखूं क्या फिनिश गुड्स? कौन सा वाला? कौन सा फिनिश गुड्स? पड़ोसी का या अपना ही? अपना कौन सा फिनिश गुड्स? हम 4 तरह के फिनिश गुड्स बनाते हैं। कौन? जो इस रॉ मटेरियल से, जो इस रॉ मटेरियल से बनने वाला। लिखाऊं क्या ये भी कि इतना कॉमन सेंस तो लगा लोगे? इफ देयर इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या करो? वैल्यू रॉ मटेरियल एट, उसको कॉस्ट पे चलने दो। उस पर लॉस बुक करने की जरूरत है क्या? जब आपको फिनिश गुड्स पर प्रॉफिट की संभावना है तो आपको लॉस रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है कि फिनिश गुड्स पर इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनने वाला है, अल्टीमेटली हम रॉ मटेरियल तो बेचने वाले हैं नहीं, बेचने वाले तो फिनिश गुड्स हैं। बेचेंगे फिनिश गुड्स तो प्रॉफिट होगा। तो एक्सपेक्टेशन किसकी है? प्रॉफिट की, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो फिर इन्वेंट्री को किस पे चलने दो? कॉस्ट पे चलने दो। फिर हमें लॉस बुक करने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट? लेकिन इफ देयर इज एक्सपेक्टेड लॉस on sale of
फिनिश गुड्स। तो यहां पर एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस whichever is less, whichever is less। एक्सपेक्टेड देखेंगे बेटा, एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में होने वाला है। लॉजिक क्या है इसका, इसका लॉजिक क्या है बेटा, यहां पर भी लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, प्रूडेंस। सर प्रूडेंस क्या होता है, यहां प्रूडेंस कैसे लग रहा है, प्रूडेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहां पर खरीदा 20 में है और मार्केट प्राइस घटकर 17 रह गया है नॉर्मल का, तो हमें 3 का लॉस बुक करना है कि नहीं करना है, अभी कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, जब सुनो जब फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है तो हमें ये लॉस बुक करने की जरूरत, लेकिन जब लॉस होने की संभावना है फिनिश गुड्स पर तो हमें ये लॉस बुक कर लेना चाहिए, अभी लॉस बुक करना चाहिए रॉ मटेरियल पर, तो हमें रॉ मटेरियल का लॉस बुक कर लेना चाहिए। चलिए इस पर भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखें और क्लियरिटी आएगी। तो लिख लिया आपने, लॉजिक क्या लिखोगे, मैंने लिखा है प्रूडेंस, पर आप चाहो तो अपने हिसाब से क्या लिख सकते हो बेटा, आपके अपने नोट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना रिवीजन के वक्त आपको एक ही चीज सपोर्ट करने वाली है, मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लेना, आप मेरे बात को स्टैम्प पेपर पर लिखवा के मुझसे साइन ले सकते हो कि आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपके रिवीजन में सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो नोट्स ऐसे बनाओ कि रिवीजन के वक्त आप खुद इसको पढ़कर अपना लॉजिक क्लियर कर पाओ और आपको कोई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई वीडियो उठाकर देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उस वक्त फिर वीडियो देखने बैठ गए तो आपका जबरदस्त टाइम वेस्ट होगा, फिर आप वीडियो नहीं देख पाओगे किसी के भी, ना मेरे ने किसी और के, और देखने गए तो बर्बादी की लिए तरफ आप आगे बढ़ चुके हो। बच्चे करते हैं यूट्यूब से वीडियो खोल खोल के बैठ जाते हैं, इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया, 4 चीज पढ़ लेते हैं, रिटेन कुछ नहीं होता। इसलिए आपको कह रहा हूं एक ही चीज काम आने वाली है, वो है आपके अपने नोट्स जो आपको ढंग से बनाना चाहिए, अभी से लिख के रखो। जैसे आपको मैंने लॉजिक बताया, आपको अभी याद है, कल तक भूल जाओगे, ये मान के चलिए भूलोगे कंफर्म है, पर कल भी आपको ये लॉजिक याद आएगा कि व्हाई इट हैज बीन डन, ऐसा क्यों किया गया, लॉजिक ऐसा क्यों बना। तो मैंने सिंपल लिखा दिया प्रूडेंस, पर इसका प्रूडेंस की गहराई में जाए तो क्या हुआ, क्योंकि यदि फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिकने वाला है तो हमें लॉस बुक करने की जरूरत, मार्केट प्राइस रॉमल की घट भी गई है, 20 वाला रॉमल 18 में भी रह गया, तो 2 का लॉस बुक मत करो, क्योंकि फिनिश गुड्स पे तो प्रॉफिट होने वाला है, तो हम लॉस क्यों बुक करें रॉमल पर, क्योंकि रॉमल तो हमें थोड़ा बेचना है। क्यों देखिए 18 रुपए प्राइस, प्रॉफिट आप वो देखो ना, इस रॉमल से बनने वाला क्या है, फिनिश गुड्स, और वो फिनिश गुड्स को क्या करोगे, प्रॉफिट बेचोगे, मतलब आपको क्या होने वाला है, अल्टीमेटली प्रॉफिट, तो आपको अभी लॉस बुक करने की सोचना ही नहीं है। लेकिन यदि फिनिश गुड्स की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है कि मतलब फिनिश गुड्स आपका लॉस पे बिकेगा, ये संभावना है, तो फिर आपको लॉस के बारे में सोचना तो पड़ेगा। अब क्योंकि रॉमल से आप फिनिश गुड्स बनाने वाले हो और वो फिनिश गुड्स लॉस पे बिकेगा, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, लॉस ऑफ फिनिश गुड्स बुक करूं या लॉस ऑफ रॉमल बुक करूं, हम रॉमल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो लॉस ऑफ रॉमल तो बुक कर लूं, खरीदा 20 पे था, मार्केट में आज 17 का रह गया, आज मैं खरीदता तो कितने में मिल जाता, 17 में, मैंने खरीद के पटक रखा है 20 में, 3 रुपए का मुझे क्या हो गया, होल्डिंग लॉस, 3 रुपए का होल्डिंग लॉस, ये मुझे लॉस रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, होता होगा कॉस्ट 20, एनआरवी रिप्लेस प्राइस 17, विच एवर इज लेस, मैं इन्वेंटरी को 17 में वैल्यू कर लूंगा, तो मेरा अपने आप 3 का लॉस बुक हो जाएगा। मैं रॉमल खरीदा कितने पे था, 20 पर, स्टॉक में दिखाऊंगा, 3 का लॉस अपने आप पीएल में डेबिट हो जाएगा, मतलब हमने लॉस के लिए प्रोविजन बना लिया। इज इट क्लियर। तो ये था वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, इससे टफ कुछ नहीं आएगा। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस इन्हीं चीजों को आपको वहां याद रखना है, इतने टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि एनआरबी का वैल्यूएशन कैसे होता है, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे वैल्यूएशन होता है डब्ल्यूआईपी, इसमें बहुत टफ कुछ नहीं आएगा, बस ये क्वेश्चन आपको ध्यान होना चाहिए कि इस तरह से करते हैं। एक्सपेक्ट कौन करता है रियल लाइफ में, बेटा पूरा सब कुछ एक्सपेक्टेशन पे ही चल रहा है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं किस उद्देश्य से, कि हम उससे बनाएंगे फिनिश गुड्स और बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, इसी उद्देश्य से
एक्सपेक्टेशन पर ही पूरी दुनिया टिकी है, उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी है। आप यहाँ पर किस उम्मीद पर बैठे हो कि हम, हे भगवान, अच्छा ये सोच लो। हाँ ये बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट कौन करता है रियल लाइफ में? बेटा तुम भी एक्सपेक्ट, तुम भी जो यहाँ बैठे हो ना ऑनलाइन, ये हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप अर्ली बर्ड बैच में आ गए। अपने पेरेंट्स पर मेहरबानी कि आप अर्ली बर्ड में आ गए। ये मेहरबानी आपने जो की है वो इसी एक्सपेक्टेशन में कि आप पास होने वाले हो। ये भी एक एक्सपेक्टेशन लाइफ में कौन करता है? अरे तुम भी कर रहे हो, और मुझसे मुझसे कौन करता है? अच्छा चलिए इसका एग्जाम्पल ले लूं। किसका? रॉ मटेरियल का। ये समझ में आ गया हो तो आगे बड़े क्वेश्चन में निपट लेंगे, क्वेश्चन में निपट लेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ भी टफ चलेगा, क्वेश्चन के वक्त देख लेंगे बेटा। ठीक है, अब आता है एक नया पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, मैं इसको रेड में लिखता हूं, रेड में। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्टी कंटेनर यानी ड्रम ईटीसी। इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। खाली डब्बे, समझते हो? एम्प्टी कंटेनर, खाली डब्बे, ड्रम। क्या करोगे इसका? आपने रॉ मटेरियल खरीदा डब्बों में, कंटेनर में। रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के बाद वो डब्बे बच जाएंगे, उन डब्बों का क्या करोगे? बेच दोगे। उनकी होती है रियलाइजेबल वैल्यू, उनकी होती है एक सेल वैल्यू कि हम उसको कितने में सेल कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करें? उसको मैं सोच रहा हूं कि ट्रीटमेंट मैं बताऊं या आप सोचना चाहते हैं? कौन बताना चाहता है इसका क्या करा जाए? हमने देखिए सीमेंट खरीदी, बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट खरीदी, बिल्डिंग हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है। सीमेंट खरीदी, सीमेंट के बैग्स आए, वो बैग्स को हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो हम बैग को सेल करने पर जो मिला है या मिलेगा उसको क्या करूं मैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस कर देंगे। करेक्ट बताया कि नहीं बताया इन्होंने? जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसमें से लेस करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या लिखेंगे? इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? डिडक्ट इट इट्स सेल वैल्यू, सेल ऑब्लिक रियलाइजेबल वैल्यू, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसको लेस कर दिया जाए। एम्प्टी कंटेनर से जो कुछ मिलेगा उसको क्या किया जाए? जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से क्या किया जाए? लेस कर, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल में से कुछ रिकवर हो गया, तो जितना रिकवर हो गया उसको आप कॉस्ट में से, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ी या घटी? कुछ मिलने से कॉस्ट बढ़ी या घटी या सेम रही? कॉस्ट घट गई तो आपकी कॉस्ट घटा दो। यस, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रॉ मटेरियल भी उसी में जुड़ा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही जुड़ा है रॉ मटेरियल, उस पर से आप लेस कर दो। इज इट क्लियर? एंड सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आपको शायद कॉस्ट में बताया नहीं बताया, बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बताया, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बता दिया गया। ठीक है मैं बताया तो ठीक है। हाँ नहीं बेटा, सोडी फर्म में भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एक होता है बेटा मेन प्रोडक्ट, एक होता है जिसको इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जा रहा है वो है, और उस मेन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान एक ऐसा प्रोडक्ट निकल गया जिसको बनाना हमारा इंटेंशन नहीं है, पर जो
ऑर्डिनरी कोर्स में प्रोड्यूस हो गया, नॉट इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस बट प्रोड्यूस्ड, विच इज नॉट इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस्ड बट प्रोड्यूस्ड, जिसको बनाना हमारा इंटेंशन नहीं रहा लेकिन जो बन गया उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट, और जिसकी भी सेल वैल्यू होती है, जिसकी भी सेल वैल्यू होती है। जैसे मैं देहाती एग्जांपल लूं, पर आप लोग सब यूके के हो, कौन सा देहात का एग्जांपल आपको जमेगा? लो एक देहाती एग्जांपल, बोलो। ऐसा तो नहीं मान लोगे कि मैं बहुत ही पुराना आदमी हूं। बेटा जैसे एक डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क इनपुट किया, मिल्क को इनपुट किया, इसको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग से इधर निकला बटर, इधर बटर मिल्क, बटर मिल्क देहाती एग्जांपल है। बटर मतलब घी और बटर मिल्क मतलब छाछ। वाह क्या बात है, मैं समझा था कि आप लोग नहीं जानते होंगे। बटर मिल्क, छाछ और घी। बेटा जब घी बनता है तो साथ में छाछ निकलती है। यदि आप वैदिक पद्धति से घी बनाते हैं तो उसमें छाछ निकलती है। आजकल तो खैर अलग प्रोसेस बनता है, पर जो सही तरीका है वो ये है। ये वाला जो घी बनने लगा आजकल, ये बहुत महंगा बिकता है, 2000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो अच्छी गाय का, तो बाकी की तो 800-400 रुपये किलो मिलते हैं। बेटा बटर मिल्क, बटर और बटर मिल्क, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? आप में जो मिल्क डाला है किस उद्देश्य से? बटर मिल्क बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, तो ये आपका क्या हुआ? मेन प्रोडक्ट। और बटर मिल्क तो आपकी बन गई, ये है बाय प्रोडक्ट जो बन गया। क्या बटर मिल्क को, छाछ को पानी में बहा देंगे या सेल करेंगे? इसको भी सेल करेंगे, इसकी भी सेल वैल्यू होती है, पर इसको प्रोड्यूस करना हमारा इंटेंशन नहीं था, पर ये प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस हो गया, इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। वैसे आप इधर बात करें शुगर इंडस्ट्री में, गन्ना डालते हैं आप, गन्ना, शुगर केन, गन्ना समझते हो? शक्कर किससे बनती है? शक्कर बनती है शक्कर से, शुगर, अच्छा शुगर केन से, शुगर केन गन्ने से बनती है। गन्ने के रस को निकालने के बाद उससे बनती है शुगर, और फिर जो छिलका बच जाता है उस छिलके को फेंक देते हैं या बेचते हैं, उससे पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनता है, बराबर। उसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में, जैसे ऑयल इंडस्ट्री में सीड, ऑयल सीड, ऑयल सीड, जैसे मूंगफली समझते हो, ग्राउंडनट। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, पर आप लोग की तो, आप लोग कॉन्वेंट पढ़े हो, हम तो देहाती स्कूल में पढ़े हैं, पर मुझे मूंगफली का मतलब इंग्लिश पता है। ग्राउंडनट ही बोलते हैं ना। आपने मुझे समझा क्या है? बिल्कुल ऐसा समझा है, बिल्कुल जैसे कि हाँ सर, आपने, मैंने बोला और आपने मान लिया। बेटा छोड़ो छोड़ो। तो ये ऑयल सीड डाला, इसको क्रश करते हैं, क्रश करके ऑयल निकालते हैं, तो एक तरफ तो क्या निकला? और बेटा जो छिलका बच गया, जो सीड बच गया, उसको फेंकते नहीं, बल्कि कैटल फूड, कैटल फूड में इसको यूज करके, इससे कैटल फूड के केक बनाकर उसको बेचते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो ऑयल निकला वो मेन प्रोडक्ट है, और जो बचा वो बाय प्रोडक्ट में कहा जाएगा, इसको बेचा जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं कोई कॉस्ट का टीचर थोड़ा हूँ जो आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ, और आप भी बड़ा ऐसे सुन रहे हो जैसे कि मैं कॉस्ट का टीचर हूँ। मुझे इतनी डिटेल में जाना ही नहीं चाहिए। चलो, अब बाय प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया। क्या उसकी भी सेल वैल्यू होती है? हाँ होती है। उसकी भी एनआरवी होती है, नेट होती है। इसका भी ट्रीटमेंट वही है। क्या किया जाए? डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। इसको क्या किया जाए? मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से डिडक्ट इट, डिडक्ट एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। इसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते वक्त उसकी एनआरवी को टोटल कॉस्ट में से लेस कर दें, इससे हमारी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। हाँ, मोलासिस, शुगर एंड मोलासिस, यही है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। अरे सॉरी, टाइम हो गया, ओह सॉरी सॉरी, 10। कल पढ़ेंगे बेटा आगे इसके। थैंक यू।
मुझे नहीं पता था, 4 मिनट ऊपर चले गए।